नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के विषय में। और जैसा कि हम अपने प्राचीन इतिहास के विषय में पिछली क्लास में अपने हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक काल के विषय में, और हमने ऋग्वैदिक काल को स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने इसके स्रोतों के विषय में जानकारी ली थी और किस तरीके से आर्यों का भौगोलिक विस्तार हुआ था। ये सारी बातें हमने की थी पिछले अपने भाग में। उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग हुआ करते थे उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, उनके जो राजनीतिक जीवन थे वो किस प्रकार से थे, उनके सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे जो ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन से हम शुरू करते हैं। पहले ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस समय के लोगों का आर्थिक जीवन हुआ करता था। तो अगर जैसे कि हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की, तो हम जानते हैं कि हम आर्थिक के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम मुख्यतः किन बातों पर जाते हैं। अगर हमको आर्थिक स्थिति पर बात करनी है तो हमने बात की थी क्या कि हमको देखना होगा कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी क्या परिस्थितियां हैं। तो अगर प्राथमिक में हम क्या देखें, जो प्रकृति से नेचुरली जो आ रहे हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और खनन हो गया, ये हम देखे हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। और अगर हम द्वितीय की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी, उद्योग वगैरह की, विनिर्माण वगैरह की हम बातें करते हैं। और इसमें हम फिर वही व्यापार और वाणिज्य की बातों पे आ जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य पे हम आ जाते हैं तृतीयक उद्योग में। तो इन्हीं आधारों पे हम देखते हैं कि किस तरीके से समय के लोगों का जीवन हुआ करता था आर्थिक रूप में। तो जब हम बात करते हैं प्राथमिक की, तो हमने अपने पिछले भाग में क्या देखा था कि आर्य जब आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। तो किस कारण से आए थे, उनके आने का प्रमुख कारण क्या हुआ करता था। ये चारों की तलाश में एक से जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। और चारा किस लिए चाहिए था, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में पशु पालते थे, हजारों और लाखों की संख्या में पशु पाला करते थे, पशुपालन किया करते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था उस समय। अगर हम बात करें आर्यों का ऋग्वैदिक काल में, फिर मुख्य व्यवसाय क्या हुआ, पशुपालन ही हुआ करता था। मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। तो इनका जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और अगर हम जहाँ तक बात करते हैं कृषि की, अगर हम कृषि की बात करते हैं तो वो सेकेंडरी था, कृषि सेकेंडरी था, द्वितीयक था। ये कृषि सेकेंडरी था, द्वितीयक। और प्राइमरी कौन सा था, ये प्राइमरी पशुपालन ही हुआ करता था। तो जैसा कि हमने क्या देखा था, हड़प्पा सभ्यता जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर समाज में अधिशेष आर्थिक अवस्था होनी है, तो उसके लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, कृषि को बेहतर होना चाहिए। लेकिन इस समय हम क्या पा रहे हैं कि कृषि बेहतर अवस्था में नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे मेन क्या है हम लोग का इस समय हमारा पशुपालन मेन है। तो इस कारण से क्या था कि अगर हम अधिशेष की बात करते हैं तो वो इस समय नहीं था समाज। इस समय समाज अधिशेष में नहीं था, बल्कि यह एक निर्वाह मूलक समाज था। क्या था, एक निर्वाह मूलक समाज था। जितना आमदनी होती थी उसी हिसाब से इनका जीवन यापन रहता था, खर्च उनके उसी अकॉर्डिंग हुआ करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल का लोगों का जीवन किस तरह से था, तो उनका जीवन जो हुआ करता था एक तरह से
ये निर्वाह मूलक टाइप का हुआ करता था। और पशुपालन में जैसा कि हम जानते ही हैं कि इनको गाय, भेड़ और बकरियां, घोड़े, इन सभी का इनको ज्ञान था, इन्हीं सभी का ये पशुपालन किया करते थे। ठीक है। और इनमें से जो गाय है ये इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी युद्ध भी हुआ करते थे, हमने देखा था, महत्वपूर्ण हुआ करती थी गाय। ठीक है। और ये जो आर्य थे ये क्या होता था, अलग अलग कबीलों में बटे हुआ करते थे। क्या होते थे, अलग अलग कबीले में बटे हुए रहते थे। ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक परिवार है, ये एक परिवार है। ठीक है। पहले केवल कौन है, हस्बैंड है और वाइफ है, ये शुरुआत हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे से बीच में एक चुन्नू आया। ठीक है, बीच में एक चुन्नू आ जाएगा। चलिए, चुन्नू आ जाएगा बीच में, एक छोटा सा चुन्नू आ गया यहाँ पे बीच में। चलिए, फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद एक मिट्ठू भी आ गई, अब क्या हुआ, कुछ समय बाद मिट्ठी का भी विवाह होगा, चुन्नू का भी विवाह होगा, परिवार और बड़ा होगा। फिर यहाँ से इनका खुद का एक परिवार बनेगा, परिवार फिर से फर्दर और इंक्रीज़ कर जाएगा परिवार का साइज। तो क्या होगा, धीरे धीरे परिवारों की संख्या क्या होगी, परिवार में लोगों की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, परिवार में लोगों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। तो जब यही परिवार में लोगों की संख्या जब बढ़ जाती थी तो एक तरह से काफ़ी जब इसमें लोग हो जाते थे तो इसको कबीले का नाम दे दिया जाता था। और एक कबीले में अगर हम कहें तो 500 से 1000 लोग रहते थे। ठीक है, 500 से 1000 लोग रहते थे एक कबीले में। और एक तरह से क्या है, ये कबीला जो था एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे जिसमें काफ़ी लोग हो जाया करते थे। तो इस तरीके से जो आर्यों का समाज था वो कबीलों में बटा रहता था। तो चलिए ठीक है, कबीले में हमने बांट दिया। अब क्या है कि कबीलों में अगर इन लोगों ने बांटा है, कबीले बट गए, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि नहीं, पशुपालन। कृषि समय नहीं है, पशुपालन। तो यही क्या करते थे, एक कबीला दूसरे कबीले की गाय वगैरह चुरा लिया करता था। इस तरीके का कहानियाँ हुआ करती थी। इस कारण से कई बार इनमें विवाद भी हुआ करते थे। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जो आर्य थे, ये जो आर्य हुआ करते थे, ये एक तरह से चारों की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि एक तरह से खाना बदोश की ज़िंदगी व्यतीत करते थे। एक तरह से ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते थे। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक की तरफ जाएंगे, इनके जीवन में एक स्थिरता आती जाएगी। और अगर कृषि की हम बात करते हैं, तो एक फसल हुआ करती थी यव। एक फसल क्या थी, यव। अगर तो इनका एक पता चला है कि ये लोग एक यव की फसल उगाते थे, लेकिन इसमें अभी एक विवाद है, ये चावल है या फिर ये जौ है, इसके विषय में एक विवाद है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चावल है या जौ है तो इस पे कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यव के बारे में पता है कि इनको यव के विषय में पता था। और दूसरी चीज़ क्या थी कि भोजन के क्षेत्र में अगर इस तरह से अगर एक ही इनका कृषि पे केवल इतना ही ज़्यादा पता नहीं है, तो भोजन में मुख्यतः क्या होता था, मांस होता था। तो मांसाहारी प्रवृत्ति की एक तरह से ये लोग हुआ करते थे। ठीक है। और क्या थे ये लोग, युद्ध प्रेमी तो बहुत थे, ये लोग बहुत युद्ध प्रेमी हुआ करते थे। हमने देखा था कि ये बहुत युद्ध प्रेमी हुआ करते थे। तो एक क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा युद्ध प्रेमी थे और बहुत ज़्यादा ना व्यापार उद्योग पे फोकस नहीं करते थे। उद्योग से इनको मतलब नहीं है। खेती भी उतनी की कि पेट भर जाए, नहीं मांस खा के काम चला लिया। पशुपालन से इनका काम हो जाता था, बहुत ज़्यादा खेती पे भी नहीं जाते थे। तो व्यापार उद्योग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। इस कारण से क्या था इनका, जो अगर हम खनन की बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में ही, अगर हम खनन की बात करते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा खनन तो नहीं करते थे, परंतु
सोने से ये परिचित थे। तो अगर क्वेश्चन ये है कि क्या ऋग्वैदिक समाज के लोग सोने से परिचित थे, तो हाँ, ये लोग सोने से परिचित थे। और सिंधु में वो जो सिंधु नदी है ना, उसको ऋग्वेद में हिरण्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्य। और इसका अर्थ होता है सोना। इसका अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो ये लोग अगर बात करें कि तो ये लोग सोने से परिचित थे। तो अगर हम ओवरऑल एक टेबल बना लें या एक बॉक्स बना लेते हैं, तो बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में अगर हमको लिखने के लिए कहा जाए कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की प्राइमरी के पोजीशन का कुछ थोड़ा सा बताइए, तो सबसे पहले क्या हो गया? मेन व्यवसाय क्या हुआ? पशुपालन। पशुपालन। और खनन में क्या हुआ कि सिर्फ सोने वगैरह का थोड़ा बहुत खनन, थोड़ा बहुत, जितना आवश्यक हो उतना ही, थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप, बस उतना ही खनन होता था कि जितनी इनकी आवश्यकताएं होती थी उसके हिसाब से। ठीक है। और दूसरा इनका क्या हो गया? समाज जो था इनका प्राथमिक जो था वो एक तरह से क्या था? निर्वाह मूलक था। निर्वाह मूलक था। और कृषि की बात करें तो कृषि में सिर्फ यव, बस इतना ही इनको आइडिया था। ठीक है, चलिए ये हो गया इनका प्राइमरी के बारे में। अब हम थोड़ा सा मूव कर जाते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक में। अब हम मूव कर जाते हैं कहाँ? द्वितीयक की तरफ। तो दोस्तों, जब हम द्वितीयक की तरफ जाते हैं तो हमने क्या देखा था अपने, जब हमने बात की थी किसकी? हड़प्पा की। तो क्या हमने पाया था कि अगर आपका अधिशेष क्या है? कृषि। अधिशेष में कृषि है, अगर अधिशेष में कृषि है तो उसका परिणाम क्या निकल कर आता था कि शिल्प अधिशेष हो जाता था। शिल्प अधिशेष हो जाता था। पर यहाँ पे क्या ऐसा है क्या? बताइए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर तो कृषि हो ही नहीं रही है। लोग खाली पशु पे डिपेंडेंट हैं, जानवर मारे पड़े हैं, मांस खाए पड़े हैं, ऐसे ही कहानी हो रही इन लोग की। तो कृषि तो है नहीं यहाँ पे इन लोग के पास में। तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि जब कृषि नहीं है, पैसा ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो इनका शिल्प भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। ज़्यादा विकसित नहीं था। ज़्यादा विकसित नहीं था। भाई समाज में उतना ही पैसा आ रहा है, उतना ही आप कमा रहे हो, आप कमा उतना रहे हो कि खाली दाल रोटी खा सको, खाली दाल रोटी आप खा सको। तो आप क्या अपने यहाँ पे एक बढ़िया सी मूर्ति बना के रखने जाओगे घर के छत पे? ठीक है, साजो सामान के सामान खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे ना, नहीं खरीदोगे। सजावट वाले सामान या इस तरह के शिल्पकार वाली चीज़ें, शिल्पकारी वाली चीज़ें करने जाओगे? नहीं करने जाओगे। आप वही कहोगे कि जितना हमको मिल रहा है हम उतने में संतुष्ट हैं। तो वही चीज़ थी कि जितना इनको मिलता था उतने में ये संतुष्ट थे, और थोड़ा बहुत ये क्या कर देते थे, जैसे कि जो इनकी आवश्यकताएं होती थी, जैसे जो इनकी आवश्यकताएं होती थी उसको ये पूरा करते थे, पूरी करने में विश्वास रखते थे बस। ठीक है। अब देखिए, अब आवश्यकताएं इनकी क्या क्या थी? आवश्यकताएं इनकी क्या थी? भोजन करेंगे। अब भोजन करेंगे तो बर्तन तो चाहिए ना, बर्तन चाहिए, तो बर्तन बनाते थे। ठीक है, बर्तन बनाते थे। ठीक है। युद्ध बहुत करते थे, युद्ध बहुत करते थे। हाथ से तो युद्ध करेंगे नहीं, हाथ से तो युद्ध करेंगे नहीं, हथियार चाहिए, तो हथियार भी बनाते थे। ठीक है, हथियार भी बनाते थे। कपड़े तो पहनेंगे, वस्त्र भी बनाते थे, वस्त्र भी बनाते थे। और भारत का एटमॉस्फेयर तो आप जानते ही हैं, गर्मी सर्दी बहुत पड़ती है, और ये लोग रहते कहाँ थे? हिमालय वाले एरिया के साइड में ही रहते थे, तो वहाँ पे तो ठंडी बहुत होगी। तो क्या करें भाई, सर्दी पड़ लगेगी तो स्वेटर वेटर पहनना पड़ेगा कि नहीं। और इनको किसके बारे में आइडिया था? इनके पास थी भेड़ें बकरियाँ वगैरह थी, तो इनसे क्या मिल जाता था? इनसे ऊन मिल जाता था, इनसे इनको ऊन मिल जाता था। और ऊन से क्या करते थे? गर्म कपड़े बना लेते थे ये लोग। ऊन से क्या करते थे? गर्म कपड़े बना लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक जो नोट पॉइंट है कि फसल में हमने क्या देखा था? हड़प्पा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फसल हुआ करती थी। कौन सी थी? कपास, जिसको अब इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या कहा जाता था? एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, पुराने वीडियो से नहीं याद है तो तुरंत टाइप कर दीजिए, और नहीं याद है तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये कपास मुख्य फसल होती थी। लेकिन जब हम आर्य में आते हैं ना, तो इसके बारे में कुछ भी इनको नहीं मालूम था। आर्यों को इसके विषय में नहीं पता था।
इसी युद्ध के बाद फिर से आते हैं। अब युद्ध में खाली हथियार से तो युद्ध करेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे महाभारत रामायण में बड़े बड़े रथ होते थे ना, वैसे ये लोग रथों से युद्ध करते थे। तो रथों के प्रमाण भी मिले हुए हैं कि ये लोग रथ वगैरह, और जैसे वो लोग खूब कवच वच बन जाते हैं, बाहुबली बन जाते हैं, वैसे ये लोग कवच पहन के ये लोग भी बाहुबली बनते थे, और ऊपर से हेलमेट भी लगा लेते थे कि पहचाने ना कोई, ठीक है। जैसे बाहुबली में सब लोग पहन लेते हैं, वैसे ये लोग भी पहन लेते थे। और साथ ही साथ इनको थोड़ा सजने संवरने का थोड़ा सा शौक़ था। सोना है तो सोने से थोड़ा तो सजेंगे ना, तो थोड़ा सा क्या करते थे, आभूषण वगैरह पहनते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था वो भी, ठीक है। और सोने का एक आभूषण बनाते थे जिसको कहते थे निस्क। थोड़ा कहीं कहीं निस्क को सोने का सिक्का भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं क्योंकि इसका प्रचलन कहीं सामान वगैरह के लिए किया जाता था बाद में, बट अगर ओरिजिनली क्या था, ये एक तरह से आभूषण हुआ करता था सोने का, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये कहानी चलती थी। और दूसरा इनके लिए क्या था, एक और चीज़ हम देख लें कि सेकेंडरी तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया। तो एक टर्म यहाँ पे यूज़ होता था गविष्टि, एक टर्म होता था गविष्टि। तो ये गविष्टि ये लोग किसको कहते थे कि गाय की खोज करना, गाय की खोज करना। अब खोजेंगे कि कब, जब खो गई हो, और जब खो गई हो तो इसका मतलब इनको तो लड़ने का बहाना चाहिए होता था, लड़ने का बहाना होता था। तो वही चीज़ था इनको कि इनको लड़ने का बहाना चाहिए, और एक तरह से वही लड़ना उड़ना जो होता था, गाय के लिए युद्ध जो होता था, वही हो गया गविष्टि, गाय के लिए युद्ध वगैरह। तो ये इनकी कहानी होती थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी के साथ में व्यापार और वाणिज्य की, अगर हम बात करते हैं व्यापार एंड वाणिज्य की अगर हम बात कर लें, तो इसकी अगर हम बात करें तो इनको जो व्यापार था वो लिमिटेड कहाँ से था, जो आसपास की जो दूसरी ग्रामीण सभ्यताएं थी, जो अनार्य थे, आसपास की ग्रामीण सभ्यताएं जो थी, बस उन तक ही इनका व्यापार लिमिटेड था, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उन तक ही लिमिटेड था, अनार्यों तक ही, बहुत ज़्यादा नहीं करते थे ये, ठीक है। क्योंकि देखा भाई हमने, वो जितना इनकी आवश्यकता है उतने हिसाब से जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होगी तो क्या है के लिए फड़फड़ाएगा आदमी, ठीक है। आदमी बहुत ज़्यादा व्यापार वाणिज्य में कब जाता है, जब उसको खूब लाभ कमाना हो, उसके अंदर बहुत आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा हो। इनके अंदर तो ऐसा कुछ था नहीं, इनका तो बस एक ही था, तलवार चलाओ, लाठी चलाओ, लड़ाई करो, बस काम ख़त्म। तो इनको इसकी आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, और ये व्यापार और वाणिज्य में बहुत ज़्यादा इनका नहीं था। और एक ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो एक नाम है पड़ी, ऋग्वेद में एक नाम है पड़ी। तो ये पड़ी का क्या उद्देश्य था, पड़ी का नाम है, ये वो लोग थे जो व्यापार करते थे, जो व्यापार करते थे, उनको क्या कहते थे, पणी। इनका उसका उल्लेख कहाँ पे है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में उल्लेख है इसके विषय में, ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेख है। तो ये तो हो गई इनकी कहानी, किस चीज़ की, आर्थिक जीवन की, ठीक है। और यहीं पे अब एक चीज़, छोटा सी चीज़ बता दीजिए आर्थिक जीवन से ही। अब भाई लोग के पास कृषि अधिशेष है नहीं, कृषि अधिशेष है नहीं, आप तुरंत ही बता दोगे, अब बहुत तेज़ हो चुके हो आप लोग, नहीं है। तो इसका परिणाम क्या होगा, कौन सा अधिशेष नहीं होगा, बताइए कौन सा अधिशेष नहीं होगा, शिल्प अधिशेष। और शिल्प अधिशेष नहीं है तो इससे क्या नहीं होगा, कौन सा अधिशेष नहीं होगा, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। और जब पैसा ही नहीं है तो कौन सी संरचना का विकास नहीं होगा, संरचना विकास नहीं होगा, आधारभूत। और जब आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा तो जो नगरी सब रहेगा सब कुछ कि ग्रामीण रहेगा। जस्ट हड़प्पा का सब रिवर्स हो रहा है, तो अगर यहीं पे आपसे हड़प्पा वर्सेस वैदिक कर दिया जाए ना, तो भी सारा आंसर लिख दीजिएगा आप, ठीक है। बस यही 4 पॉइंट पे घुमा दीजिएगा, सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये लोग क्या थे, ग्रामीण थे। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि इनका आर्थिक जीवन हुआ करता था। आइए अब हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन के विषय में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में ही इसी में, ठीक है। देख लेते हैं राजनीतिक जीवन क्या था इनका, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कहें कि राजनीतिक जीवन इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक से कहीं ज़्यादा ही है राजनीतिक जीवन,
ये जो राजनीति तो खैर शुरू से इम्पॉर्टेंट रही है, आज इम्पॉर्टेंट है, तो उस समय भी राजनीति के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। कौन कितना बड़ा पॉलिटिशियन है उसी पे डिपेंड करता है कि उसको राजनीति की कितनी अच्छी समझ है। तो राजनीति की शुरुआत तो यहीं से थी। तो अगर हम बात करें तो देखिए शुरू में क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में क्या हमको रखना है कि ये लोग लड़ते बहुत थे, युद्ध प्रेमी थे, युद्ध प्रेमी। पहली चीज़ आपको दिमाग में यही बैठा लेनी है कि आर्य युद्ध प्रेमी बहुत थे, बहुत लड़ाई करते थे, कबीलों में बटे रहते थे और आपस में संघर्ष करते रहते थे। और इनका जो लड़ाई होता था, इनकी जो लड़ाई होती थी, सिर्फ ऐसा नहीं था आपस में तो लड़ते ही लड़ते थे, आपस में तो इनका संघर्ष होता ही था, संघर्षरत रहते ही थे। साथ ही साथ जो अनार्य हैं उनसे भी तो लड़ते रहते थे, अनार्यों से भी इनका संघर्ष रहता था, और ज़्यादातर तो कहें तो अनार्यों से ही रहता था। ठीक है, अनार्यों से भी इनका संघर्ष रहता था। तो इस तरीके से युद्ध इनके जीवन का एक अभिन्न भाग था, युद्ध इनके जीवन का एक अभिन्न भाग था। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक नींद नहीं आएगी, अभिन्न भाग। ठीक है, वैसे ही आपको भी होना चाहिए, जब तक डेली का जो आपका टारगेट है उसको अचीव ना कर दे तब तक नींद नहीं आनी चाहिए। तो इनका डेली का टारगेट रहता था कि आज इतने घंटे लड़ाई करनी है तो करनी है, जब इतना देर लड़ाई कर लेंगे तो बहुत चौकस नींद आएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस तरीके से इनको करना होता था युद्ध। अब अगर क्या करना है, युद्ध करना है तो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, जोश, देखी है? बहुत पहले आई थी, 2000 सन उनके आसपास में आई थी। तो उसमें 2 गुट हुआ करते थे, आपस में ये लोग लड़े रहते थे। एक में कोई शरद करके एक एक्टर था, वो था, एक में शाहरुख खान थे। तो ये लोग क्या थे, लीडर थे अपने अपने ग्रुप के, ये लोग अपने अपने ग्रुप के लीडर हुआ करते थे और इन्हीं के चेला चपाड़ी होते थे, भिड़े रहते थे। तो इसी तरीके से इस समय भी हुआ करता था, जब युद्ध होता था तो एक को नेता चुन लेते थे ये लोग, एक नेतृत्व कर्ता चुन लेते थे। हाँ, इसमें ऐश्वर्या राय भी थी, देखिएगा मूवी। ठीक है, तो नेतृत्व करता चुन लेते थे ये लोग। तो जो क्या करता था, लड़ाई का नेतृत्व करता था। ठीक है, नॉर्मली क्या करते थे, बहुत दिमाग वाला ये नहीं होता था जो नेतृत्व करता होता था, जो शरीर में बहुत बड़ा कदकाठी वाला हो, बहुत बेहतरीन सा, उसी को ये लोग चुन लेते थे कि हाँ ये देखो बहुत मजबूत दिख रहा है, जो बहुत मजबूत दिखे कदकाठी में, उसी को चुन लेते थे और आपस में इसे चुनते थे। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है कि ये चुनते थे। आज भी आप लोग अपने जो नेता होते हैं उनको चुनते हैं ना, तो देखिए राजा को चुनने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से भारत में है। मेन यहाँ पे यही पॉइंट है कि चुनते भले थे, चाहे राजा कैसा हो, आज के भी कौन से बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन चुनते तो है ना। तो वैसी कहानी है। तो इस तरीके से जो युद्ध करने के लिए जो नेतृत्व होता था, उसको नेतृत्वकर्ता का चुनाव हुआ करता था। अब ठीक है, अब ये जो नेतृत्वकर्ता होता था, ये जो नेतृत्वकर्ता होता था, इसको जानते हैं क्या कहते थे? इसको कहते थे जनस्य गोपा, इसको कहते थे जनस्य गोपा। ठीक है, या साथ में राजा भी कहते थे। और आगे हम जाएंगे ना तो एक वर्ड आप जानिए, याद रखिए, राजा एक होता है और एक होता है राजन। दोनों में है अंतर, दोनों में है अंतर। और दोनों का अंतर हम जब महाजनपद काल वगैरह देखेंगे, मगध में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे उसको। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करिएगा आप कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से नेतृत्वकर्ता को ये कहा जाता था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं ये। हम चलते हैं इनके कबीले की तरफ, दिखाते हैं क्या कर रहे हैं कबीले वाले लोग। राजा तो अपना जो कर रहा है करने दीजिए उसको। तो कबीला जो होता था ना, कबीला जो होता था उसमें उसको बुलाया जाता था जन, उसको बुलाया जाता था जन। ये सारी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है, कहीं और से नहीं मिल रही है, सब ऋग्वेद से हमको पता चल रहा है। तो मतलब अगर कहा जाए कि कबीले को जन कहते थे तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऋग्वेद में कबीले को क्या कहा जाता था। तो सब जितनी जानकारी है सब ऋग्वेद की ही है। कबीले को क्या कहते थे? जन। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो जन होता था
ये जो जन होता था एक और छोटी इकाई में बट जाता था। समझ लीजिए ये एक बड़ा सा डब्बा, जब इस डब्बे को खोला तो इसमें निकले दो छोटे छोटे डब्बे, तो यही जो छोटे छोटे दूसरे जो डब्बे बट गए मिल गए वो बन गए, वो होते थे विष, वो होते थे विष। और फिर जब इनको डब्बों को खोला तो फिर इनमें से और निकले, दो इसमें से निकल गए, दो इसमें से निकल गए। तो ये जो विष होता था ये फर्दर विष बटा होता था किसमें, ग्राम में, विष बटा होता था ग्राम में। और फिर इस ग्राम इन डब्बों को फिर खोल दीजिए और खोलिए तो उसमें और मिलेंगे लोग, और डब्बे मिल गए, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। वैसे ही जन के अंदर विष, विष के अंदर ग्राम, ग्राम के अंदर कुल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, क्लियर लिख लेते हैं। तो जन जो होता था, जन जो होता था किस में बटता था, विष में। जन जो होता था विष में बटा होता था, विष किस में बटा होता था, ग्राम में, और ग्राम किस में बटा होता था, कुल में। तो आप बताइए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जन होगी कि कुल होगी। सबसे बड़ा वाला डब्बा पहला वाला था तो ये सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, और ये सबसे छुटकी इकाई, ये छुटकू हैं, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। और ये बीच वाले बेचारे मध्यम वर्गीय हैं सब। ठीक है, तो अब एक चीज़ है कि इनके प्रमुख जो होते थे, इनके चाहे जन हो, चाहे विष हो, चाहे ग्राम हो, चाहे कुल हो, तो इनके प्रमुख होते थे। ठीक है, इनके जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहते थे, तो जन तो सबसे बड़ा वाला है, जन तो सबसे बड़ा वाला है, तो जन के क्या हुआ, कबीला ये, तो उसका जो सरदार होता था, जो नेता होता था, वही राजा होता था, जिसको क्या कहते थे हम लोग, जनस्य गोपा, जनस्य गोपा मतलब राजा। ठीक है, जन का हेड हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रमुख जो होते थे वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से जो विष होता था, जो विष होते थे उनका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, विषपति, विषपति। ठीक है, समझ लीजिए राजा के सारे जहर को ये लोग पी जाते थे, इसीलिए इनको विषपति कहते थे। तो उसके बाद में ग्राम आता था, ग्राम के प्रमुख को क्या कह देते थे, ग्रामीणी, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। चलिए अच्छी बात है, ग्रामीणी बोलने दीजिए इनको, जो बोलना है बोलिए। सबसे छोटी इकाई जो है कुल, ये कहेंगे भैया तुम लोग अपने आप का हेड रखोगे तो हम नहीं रखेंगे, तो ये भी हेड रखते थे। और इसके सबसे छोटी इकाई को या तुम कह देते थे मुखिया या कह देते थे कुलूप, क्या कहते थे, कुलूप। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका जो समाज था इस तरीके से बटा हुआ था, कबीलाई समाज, जन विष में, विष ग्राम में, ग्राम कुल में। तो चलिए बटे हुए हैं, अब करने की बारी आई युद्ध। सुबह हो गई, 10 बज गया, काम पे जाना है, मतलब युद्ध करने जाना है। अब युद्ध करने जाना है तो क्या होगा, राजा को चुन लिया है, राजा ने क्या कहा, संदेश भिजवा दिया है यहाँ पे कि भैया चलो लड़ने चलना है। इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, इन्होंने अपने यहाँ ग्राम वाले को संदेश भिजवा दिया, इन्होंने यहाँ वाले को संदेश भिजवा दिया, और सब जगह से लोग आ गए। और 10 जैसे ही बजा मैच चालू हो गया, 10 बजते ही मैच चालू हो गया, मतलब युद्ध शुरू हो गया। और 5 बजे मैच खत्म, समाप्त हो गया टेस्ट मैच की तरह से। उसके बाद में ये लोग घर चले गए। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं इस टेस्ट मैच से कि एक निश्चित सेना नहीं है, निश्चित सेना नहीं है। ठीक है, इनके पास एक निश्चित सेना नहीं होती थी। जब ज़रूरत पड़ती थी सब लोग आते थे, भैया सबका शौक़ है, सब लड़ेंगे, सब मिल के लड़ेंगे, तो सब लोग आते थे, लड़ते थे, चले जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए कि कोई एक पर्टिकुलर सेना वगैरह है तो वो सारा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो क्या हुआ करता था कि एक युद्ध का कोई पर्टिकुलर उद्देश्य वगैरह तो इनका रहता नहीं था, युद्ध का कोई पर्टिकुलर उद्देश्य इनका नहीं होता था, बस लड़ना है तो लड़ना है। एक केवल गाय वाला एक मेन रहता था कि हाँ गाय के लिए सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक युद्ध का ना वर्णन है, ऐसे ही एक युद्ध का वर्णन हमको मिलता है। एक कबीला हुआ करता था, एक क्या था, कबीला,
और कबीले में का नाम हुआ करता था भरत। राजा भरत जैसे एक नाम सुना है ना आपने, वैसे ही राजा भरत कबीला एक हुआ करता था। ठीक, तो जो भरत कबीले के एक राजा हुआ करते थे उनका नाम था राजा सुदास। राजा सुदास। अब राजा सुदास थे और राजा सुदास हो गए एक बार उदास। हुआ क्या कि इनके एक थे पुरोहित, इनके एक थे पुरोहित। वो पुरोहित थे इनके विश्वामित्र। कौन से थे? विश्वामित्र। और हुआ क्या कि विश्वामित्र के बारे में सुनते हैं ना, जैसे कोई एग्जाम्पल में ले लीजिए कि उनको तपस्या भंग करने के लिए कोई आया था, तो वैसे ही क्या हुआ कि विश्वामित्र इनके पहले हुआ करते थे राजा सुदास के पुरोहित, बट इनका मन हो गया विश्वामित्र से उदास। सुदास का मन हो गया विश्वामित्र से उदास, तो इन्होंने क्या किया, इनको पुरोहित पद से हटा दिया। क्या किया? पुरोहित पद से हटा दिया, से हटा दिया। ठीक है, और इनकी जगह बैठा दिया वशिष्ठ को, बना दिया पुरोहित। इनको पुरोहित बना दिया, पुरोहित बना दिया। ठीक है, इनको हटा दिया, इनको बना दिया। अब क्या हुआ भैया? अब भैया मंत्री को एक बार हटा देते हैं। अब पहले मंत्री थे योगी सरकार में, ठीक में, योगी सरकार में मंत्री थे बहुत बड़े वाले, एकदम हाई पोस्ट पे थे, हाई पोस्ट पे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनको हटा दिया। अब इनके आत्मसम्मान को लग गया क्या धक्का। ये चले गए अखिलेश भैया के पास, ये चले गए अखिलेश भैया के पास। ये एग्जाम्पल है बस। तो वैसे इनके साथ में हुआ, जब इनको हटा दिया गया विश्वामित्र को पोस्ट से, तो इनको बड़ा आया गुस्सा, इनको बहुत आया गुस्सा। इनको लगा कि मेरे आत्मसम्मान के साथ हुआ है खिलवाड़, मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये क्या किए, जो दूसरे कुछ राजा थे ये उनके पास में चले गए और उनको बताई अपनी सारी कहानी कि भैया हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है, ये सब चीज़ें हैं, हमको क्या कहते हैं, न्याय दिलाओ। जो राहुल गांधी वाला न्याय योजना है, जैसा कांग्रेस पार्टी का, वैसा ही इन्होंने कहा हमको न्याय चाहिए। सब एक अदर वे में कुछ मत लीजिएगा भैया, न्याय वैसे भी सबको चाहिए होता है। तो न्याय के लिए जब ये गए तो 10 राजाओं का एक बना संघ, 10 राजाओं का एक बना संघ। ये 10 राजा हो गए एक साथ। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, जगह नहीं बची है। तो जब 10 राजा एक साथ हो गए तो ये जो 10 राजा, ये 10 राजा थे किसके पक्ष में? विश्वामित्र के पक्ष वाले, विश्वामित्र के पक्ष वाले। ठीक है, ये लोग चल दिए किससे? लड़ने। और लड़ेंगे कहाँ? विधानसभा में। तो उस समय विधानसभा तो थी नहीं, तो उस समय ये लोग क्या किए, एक नदी हुआ करती थी, कौन सी? रावी नदी। एक नदी हुआ करती थी रावी नदी, और जिसको कहते थे क्या? परशुड़ी नदी भी, जिसको कहते थे परशुड़ी नदी भी। वहाँ पे पहुँचे ये लोग और इंतज़ार करने लगे कि आने दो अब योगी को, हम यहीं पे योगी मतलब सुदास को यहीं पे आने दो, हम यहीं पे उनको हरा देंगे और तुमको हम फिर से बना देंगे पुरोहित। ठीक है, सुदास का इंतज़ार करने लगे। सुदास को पता चला, ये भी चल दिए यहीं पे। कहाँ पे चले? रावी नदी के पास में। दोनों में हो गया खूब युद्ध, दोनों में युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ, बहुमत तो इनके पास था ही, रहता ही था, तो ये क्या किए, जीत गए। राजा सुदास ने इनको हरा दिया, राजा सुदास ने इनको हरा दिया और इनकी उदासी हो गई दूर। और 10 राजाओं का जो इनका ग्रुप बना था, 10 राजाओं के ग्रुप को हरा दिया। तो पहली चीज़ तो किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच हुआ था? राजा सुदास के और 10 राजाओं के बीच में। और विश्वामित्र किसके साथ में थे? वो 10 राजाओं के साथ में थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ 2 अलग अलग पुरोहित हुए थे, उन्हीं को हटाने के चक्कर में ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई क्या कहानी, इस एक युद्ध के विषय में, क्योंकि इस युद्ध पे भी कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इसलिए हमको जानना ज़रूरी था।
उसके बाद एक हमने क्या देखा कि कुछ संस्थाएं भी हुआ करती थी, कुछ यहाँ पर संस्थाएं भी होती थी। उन संस्थाओं को भी हम देख लेते हैं। राजनीतिक संस्थाएं भी थी। जैसे क्या था कि जन के अध्यक्ष को चुनते थे ना। अध्यक्ष मतलब क्या हुआ, नेता। नेता मतलब क्या हुआ, राजा। राजा को चुनते थे। अब इनको चुनता कौन था, इनको चुनता कौन था, ये कहानी आती है। तो इनको चुनता कौन था, तो इनको चुनती थी एक समिति होती थी, एक होती थी समिति। समिति नाम की एक संस्था थी और वही इनका करती थी चुनाव। तो राजा का चुनाव कौन करता था, समिति नामक एक संस्था हुई थी, उसके जो लोग होते थे, समिति नामक संस्था के लोग ही राजा का चुनाव करते थे। राजा का चुनाव करते थे और जब मन करता हटा भी देते, जब मन करता हटा देते। ऐसा नहीं था राजा बन गए तो बने रहोगे तुम, हटाते भी थे। ठीक है। और राजा क्या करेगा, उसके नियम भी बनाते थे। ये सब नियम वगैरह भी बनाते थे। ठीक है। तो समझ लीजिए ये हो गई लोकसभा। क्या हो गई, लोकसभा हो गई। ये हो गई हमारी लोकसभा, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती थी। भाई लोकसभा में भी प्रधानमंत्री होते ही है ना, बहुमत नहीं रहेगा तो हट भी जाएंगे। और नियम कानून तो देश में वही चलता है जो लोकसभा बनाती है। तो वैसे ही समझ लीजिए उस समय की ये हो गई। और भाई अगर आप कह सकते हैं तो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत भी कह सकते हैं, भारत में लोकतंत्र का इतिहास रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए चुनाव हो रहा है, उनको हटा भी रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये मतलब इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं पॉलिटी में भी चीज़ों को। उसके बाद में एक हो गई हमारी कौन सी संस्था, समिति। उसके बाद में एक हमारी संस्था और होती थी, उसको कहते थे सभा। क्या कहते थे, सभा। और ये इसको सभा आप समझ लीजिए ना, आज का जो हमारा जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसे समझ लीजिए इसको। ये सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट क्या करती, फैसला सुना देती है, सही गलत का न्याय करती है। तो ये भी वैसे ही करती थी। ये भी एक तरह से न्यायालय की भांति थी। क्या थी, न्यायालय की भांति थी। और एक और हुआ करती थी। आज हमारे पास राज्यसभा, हम लोग कहेंगे हमारे पास है राज्यसभा, तो उस समय के लोग कहेंगे हमारे पास है विदत। इसमें ज्ञानी पुरुष लोग भाग लेते थे। कौन लेते थे, ज्ञानी पुरुष लोग। जो कबीले के ज्ञानी पुरुष लोग हुआ करते थे वो लोग इसमें बैठते थे। ठीक है। तो कौन कौन सी संस्थाएं हो गई हमारी, एक हो गई सभा, एक हो गई सभा, दूसरी हो गई समिति और तीसरी हो गई विदत। क्वेश्चन आया कि राजा का चुनाव कौन करता है, तो ये करते हैं राजा का चुनाव। न्यायालय कौन, ये। और ज्ञानी कौन, ये। ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग होते थे। और दूसरी चीज़ और थी कि अगर हम महिलाओं की बात करें ना, तो महिलाएं तीनों में पार्ट लेती थी। महिलाएं तीनों में भाग लेती थी। इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर हम कंपेयर करें प्राचीन काल से लेकर अब तक, तो सबसे अच्छी महिलाओं की स्थिति इसी समय हुआ करती थी। तो महिलाएं तीनों में भाग लेती थी, तीनों में भाग लेती थी। ठीक है। अब एक बात बताइए, राजा सिर्फ युद्ध करने जा रहा है, और युद्ध भी कोई सेना होना नहीं है, कोई सेना नहीं है, सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। ठीक है। तो और कोई तो होता क्या था, राजा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती थी, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बस लड़ाई किए काम ख़त्म। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी इसमें। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, सेना वगैरह भी नहीं थी, प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं थी। तो बस जो सेनानी वगैरह जो युद्ध करते थे ना, जो सेनानी युद्ध वगैरह करते थे, उनको कह देते थे उपसेनापति, उपसेनापति। और एक और पद मिलता है वाज्रपति का। किसका मिलता है, वाज्रपति। वाज्रपति एक मिलता है पद। और ये होते थे किसके, चारागाह के प्रमुख, चारागाह के प्रमुख। तो चारागाह के प्रमुख को क्या कहते थे, वाज्रपति। और सेना में जो भाग लेते थे सेनानी, उनको कहते थे उपसेनापति। इस तरीके से। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पद अभी हमने जैसे जब राजा की लड़ाई देखा था, तो उसमें क्या देखा था, पुरोहित होते थे। तो ये पुरोहित जो होते थे, इनका क्या रोल था कि हमने क्या देखा
राजा कौन बन जाता था? जो बहुत शक्तिशाली है, जो बहुत शक्तिशाली है उसको बना दिया राजा। ठीक है, शक्तिशाली है, लेकिन खोपड़ी में क्या है ये हमको पता है क्या? ज़रूरी नहीं है ना। तो कई बार अक्ल बड़ी की भैंस वाली कहानी होती है ना, वही चीज़। तो हो सकता है कि इसको पता ना हो कि कैसे क्या करना है। तो युद्ध में इसकी सहायता के लिए जो बहुत ज्ञानी पुरुष कोई हुआ करते थे, जो ज्ञानी पुरुष होते थे, उनको भी बैठा दिया जाता था कि हाँ आप जाओ इनकी सहायता करो, इनको दिमाग दो, इनके दिमाग में कुछ नहीं है, हम तो इनका खाली शक्ति, आप जैसा दिमाग दोगे बस शक्ति का यूज़ करवाओ। तो यही ज्ञानी पुरुष जो होते थे ये होते थे पुरोहित। तो कबीले के जो ज्ञानी पुरुष होते थे उन्हीं में से पुरोहित होते थे, जिनका काम क्या होता था? राजा की सहायता करना, युद्ध इत्यादि के समय राजा की सहायता करना। तो एक तो राजा हो गया, एक पुरोहित हो गया, और एक हो गई, एक होती थी आम जनता ही होती थी, वो तो नॉर्मल पीपल होते थे, सेनानी जिसको हम कहते हैं। ये तीनों मिलके चल देते थे कि सुबह 10 बजे युद्ध करने, 10 बजे युद्ध करने जाते थे, 5 बजे वापस आ जाते थे। इस तरीके से चलता था। और तो बस इनकी यही लाइफ थी, यही इनका राजनीतिक जीवन था। और राजनीतिक जीवन में अगर हम कोर में क्या कहें, हमको कोर में एक तो चलिए पोस्ट वगैरह जो थी वो तो याद रखनी है। कोर में क्या था, इनके 3 समितियां जो थी, इन राजा का चुनाव होता था, समितियां, राजा का चुनाव, महिलाओं की स्थिति, ठीक है, और युद्ध खूब करते थे। तो ये उनकी मेन पॉइंट हो गए। बस इतनी चीज़ें हैं इसमें, ये मेन पॉइंट हो गए, इतनी चीज़ें हैं इसमें। बाकी अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इनका सामाजिक और धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, इनकी क्या धार्मिक मान्यताएं वगैरह थी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।